सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह-आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए आज हम अल्कोहल के अंदर जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि वो अल्कोहल जिनमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं। तो ये अब तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और डायहाइड्रिक अल्कोहल। डायहाइड्रिक अल्कोहल में हम लोगों ने ग्लाइकॉल के बारे में बात की थी। आज हम इस अल्कोहल टॉपिक का जो अंतिम भाग है वो है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर, इसका नामकरण। जब किसी यौगिक में 3 हाइड्रोक्सी यानी OH समूह उपस्थित हों तो उसे हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। When there are 3 OH group, 3 hydroxyl group present in a molecule and that is known as ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। सबसे महत्वपूर्ण ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो ग्लिसरॉल है। सो ग्लिसरॉल इज अ मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक और मोस्ट वाइडली स्टडीड द अल्कोहल, दैट इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जो ट्राइएस्टर के रूप में लगभग सभी जीवों और वनस्पति तेलों में पाया जाता है। सो दिस ग्लिसरॉल इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल organism, almost all in the form of triesters in vegetable oil and in animals. इन एस्टरों को हम जो है वो ग्लिसरॉइड भी कहते हैं। तो जो एस्टर है, जो ग्लिसरॉल के जो एस्टर है, उसको हम ग्लिसरॉइड्स कहते हैं। तो ग्लिसरॉइड्स क्या हैं? ग्लिसरॉइड क्या है? वो ग्लिसरॉल प्लस जो हम फैटी एसिड जिसको कहते हैं उनके ट्राई एस्टर्स होते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जितनी भी वसा है या जितना भी ऑयल है, उन सब जो है वो ट्राईग्लिसराइड के रूप में पाए जाते हैं। जो ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड एस्टर्स होते हैं और जो फैट्स होते हैं वो सैचुरेटेड एसिड्स के एस्टर्स होते हैं। वसा तथा तेलों में मुख्य ग्लिसरॉइड निम्न प्रकार होते हैं। तो जो ऑयल और जो अपने फैट्स हैं उनमें जो ग्लिसरॉइड्स होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। देखिए ये हैं, सबसे पहला हम बात करते हैं CH2OH, CHOH, CH2OH। ये क्या है? ये ग्लिसराइड्स, ये ग्लिसरॉल है। और ग्लिसरॉल के अंदर जब हम इसके OH समूह को किसी फैटी एसिड से रिप्लेस करते हैं तो वो एस्टर बन जाता है। तो ये ट्राईस्टीरेट ग्लिसरॉइड ट्राईस्टीरेट जो है वो एस्टर बनता है। तो ग्लिसरॉल ट्राईस्टीरेट एस्टर जो है वो है CH2OCO C17H35। तो जो स्टीयरिक एसिड होता है वो होता है C17H35COOH। तो इसका जब हम ग्लिसरॉल के OH समूह के साथ में इसका एस्टरिफिकेशन कराते हैं तो इस प्रकार से हमें ट्राईग्लिसरॉइड्स प्राप्त होते हैं। तो ग्लिसरॉइड, ट्राईस्टीरेट या ट्राईस्टेरिन जिसको हम कहते हैं, ये प्राप्त होता है। इसी तरह से पामेटिक एसिड जो होता है वो होता है C15H31COOH, यानी C15H31COOH। ये क्या होता है? पाल्मिटिक एसिड होता है। तो ये इसके 3 एसिड्स होंगे, उससे हम देखेंगे ट्राईग्लिसरॉइड्स बनेंगे। तो ग्लिसरॉइड, ट्राईपामेटेट या ट्राईपामेटिन, ये इसका नाम होता है। इसी तरह से एक एसिड होता है जिसको हम कहते हैं ओलिएट एसिड या ओलिक एसिड। ये एक तरह का अनसैचुरेटेड एसिड होता है जिसका कंपोजिशन है C17H33COOH। तो हम देख सकते हैं कि स्टीरेट के कंपैरिजन में इसमें 2 जो हाइड्रोजन परमाणु है वो कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस स्थान पर एक डबल बॉन्ड या एक अनसैचुरेशन इसमें उपस्थित होता है। तो जो ओलिक एसिड है वो ओलिक एसिड C17H33COOH। तो 3 ओलिक एसिड के जुड़ने से वो ट्रायोलिन या ग्लिसरॉल ट्राईओलिएट बनता है, जो कि एक ट्राईग्लिसराइड है। तो ये जो 3 हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ट्राईस्टेरिन, ट्राईपामेटेट और ट्राईओलिन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो हैं वो ग्लिसरॉइड्स हैं। IUPAC पद्धति में
ग्लिसरॉल को हम प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल या प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल कहा जाता है। तो ये हम जानते हैं कि जैसे 3 OH समूह उपस्थित है 3 कार्बन के ऊपर, तो उसका नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल होगा। नेक्स्ट, जैसे इसको अपन इसी बात को अपन यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में, लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं CH2OH, CHOH और CH2OH, ये है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ पर एक कार्बन जो है वो CH3 ग्रुप मिसिंग है सेकंड कार्बन के ऊपर, यानी कार्बन नंबर 5 के ऊपर, उसको CH3 ग्रुप को जब आप यहाँ देखेंगे तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। देखिए 1, 3 और 5 तीन पोजीशन पर तो हमारे पास में OH ग्रुप हैं, तो ये 1, 3, 5 ट्राइऑल होंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें 6 होंगे। कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 6 कार्बन की है, तो ये एक हेक्सेन होगा। और कार्बन नंबर 5 के ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो इसका नाम होगा 5 मेथिल हेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑल। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये एक इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर है। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में केवल ग्लिसरॉल यानी प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल ही महत्वपूर्ण है, अतः हम यहाँ ग्लिसरॉल का ही वर्णन करेंगे। अब देखिए यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिप्शन, वो केवल ग्लिसरॉल का ही पढ़ेंगे क्योंकि वही सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रियली भी। तो ग्लिसरॉल सभी वसा एवं तेलों में उच्च वसा अम्लों जैसे पामेटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल के ग्लिसरल एस्टर के रूप में उपस्थित होता है। ये अपन अभी पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे को 3 इंपॉर्टेंट एसिड्स को याद रखना है, पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड ओलिक एसिड। फिर है इसकी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल के बनाने की विधियां, द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और ग्लिसरॉल। तो देखिए तेल एवं वसा के साबुनीकरण से, बाय द सैपोनिफिकेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स, वसा तथा तेल उच्च वसा अम्लों के ग्लिसरॉल के साथ बने ट्राइएस्टर होते हैं। जो जितने भी ऑयल्स और फैट्स हैं ये क्या हैं, ये हायर फैटी एसिड्स जो हैं उसका ट्राइएस्टर है ग्लिसरॉल के साथ जो बनता है। इसका कास्टिक सोडा यानी NaOH से जल अपघटन करके हम ग्लिसरॉल जो है वो बना सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, उसका हम कास्टिक सोडे के साथ में हम उसका जो है जल अपघटन करते हैं। देखिए CH2OCOR, CHOCOR और CH2OCOR, यानी कि ये वही ट्राइग्लिसराइड्स हैं तेल या वसा में जो उपस्थित होते हैं। इसकी NaOH से 3NaOH से रिएक्शन कराया तो ग्लिसरॉल बन गया और साथ ही हमें साबुन प्राप्त होता है। साबुन क्या होता है, साबुन हम सभी जानते हैं सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। जितने भी वसा अम्ल हैं उनके उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण जो होते हैं वो साबुन के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर हमें साबुन प्राप्त होता है। और यहाँ जो ग्लिसरॉल है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ मिलता है। इस अभिक्रिया का उपयोग साबुन बनाने में करते हैं। ग्लिसरॉल तो एक उपजात यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तो यानी कि ग्लिसरॉल जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है इस प्रोसेस का। फिर सेकंड मेथड हम काम में ले सकते हैं प्रोपिलीन से। तो औद्योगिक रूप से इसका संश्लेषण प्रोपिलीन से करते हैं, यानी इसका कहने का मतलब है कि बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ प्रोपिलीन दिस ग्लिसरॉल इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड। तो प्रोपिलीन क्या है, जिसमें एक डबल बॉन्ड है, 3 कार्बन है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन जब हम हेलोजन के साथ क्लोरीन के साथ कराते हैं 773 केल्विन के ऊपर, यानी कि करीब 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन पर हेलोजन जो है वो सब्सटीट्यूट हो जाता है। तो क्लोरीन जो है यहाँ सब्सटीट्यूट हो गया एलाइलिक पोजीशन पर और HCl बन गया। अब जलीय सोडियम कार्बोनेट के साथ में यानी एक्वस एल्कली के साथ में जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पर उस जिस पोजीशन पर हेलोजिनेशन हुआ है उसका क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है, OH ग्रुप वहाँ जुड़ जाता है। तो वहाँ पर OH ग्रुप जुड़ गया। फिर उसके बाद में फिर इसकी रिएक्शन OHCl यानी क्लोरोहाइड्रिन से हम कराते हैं। तो क्लोरोहाइड्रिन से कराने पर ग्लिसरॉल बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन, यानी कि दोनों तरफ कार्बन के 3 कार्बन की जो चेन है उसमें दोनों तरफ OH ग्रुप है और बीच वाले कार्बन पर एक हैलोजन उपस्थित है बीटा मोनोक्लोरो, बीटा पोजीशन पर एक क्लोरीन है। तो ग्लिसरॉल बीटा मोनोक्लोरोहाइड्रिन इसको हम कहेंगे। और इसका जब हम NaOH से रिएक्शन कराएंगे
तो ये जो बीटा कार्बन के ऊपर जो क्लोरीन एटम है ये भी OH समूह से विस्थापित हो जाएगा और हमें ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाएगा। तो प्रोपिलीन से ग्लिसरॉल बनाने के लिए ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिसमें हम पहले हेलोजिनेशन कराते हैं, फिर उसकी रिएक्शन एक्वस एल्कली से कराते हैं, फिर उसके बाद में क्लोरोहाइड्रिन से रिएक्शन है और फिर NaOH से रिएक्शन है। तो इस तरह से ये 4 स्टेप सिंथेसिस इसमें होता है। जो सेकंड स्टेप है उसके लिए भी काफ़ी हाई टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है, 423 केल्विन और 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर इसी तरह प्रोपिलीन से ही हम ग्लिसरॉल बनाने के लिए एक दूसरा अल्टरनेटिव मेथड काम में लेते हैं। प्रोपिलीन से ग्लिसरॉल को निम्न अभिक्रिया अनुक्रम के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे प्रोपिलीन है, उसकी हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर जो है हमने क्या देखा है कि यहाँ पर जो CH3 समूह है उसके स्थान पर हमारे को रिएक्शन कंडीशंस में 673 केल्विन और क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि विनाइल एल्डिहाइड जो है वो हमें CH3CHCHO प्राप्त होता है। उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन और निकल के साथ में कराने पर ये CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है, अपचयन हो जाता है, वो CH2OH बन जाएगा और फिर इसकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो डबल बॉन्ड में दोनों तरफ जो है OH ग्रुप सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से ग्लिसरॉल जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से अल्टरनेटिवली एक और तरीका भी है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। सामान्य रूप से हम जानते हैं कि जितने भी प्रकार के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं, जैसे स्पेशली हम बात करते हैं इथाइल अल्कोहल की, उसको शर्करा के जो फर्मेंटेशन से यानी किण्वन से हम बनाते हैं। लेकिन साथ ही वहाँ पर ग्लिसरॉल भी एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अगर थोड़ी सी हम रिएक्शन कंडीशंस को चेंज करें तो रिएक्शन कंडीशंस को चेंज करने से जो ग्लिसरॉल की क्वांटिटी है, उसकी जो मात्रा है, वो भी उसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो देखते हैं कि जब शर्करा के किण्वन से अल्कोहल बनाया जाता है तो थोड़ी मात्रा में लगभग 3% ग्लिसरॉल भी बनता है। मतलब when the sugar is fermented, not only the alcohol but also in a very small quantity, that is around 3%, glycerol is also formed. यदि किण्वन सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में कराया जाए तो ग्लिसरॉल का बनना 25% तक बढ़ाया जा सकता है। If we use sodium sulfite in the process of fermentation, then this glycerol, which was 3% in quantity, the yield of the glycerol can be raised up to 25%. उसकी जो मात्रा है उसको लगभग 25% तक बढ़ाया जा सकता है। तो अब इसका उपयोग क्या है, देखिए इन्होंने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी को अन्य देशों से ग्लिसरॉल की आपूर्ति रोक दी गई थी, तब जर्मनी ने इसी विधि द्वारा ग्लिसरॉल को बड़ी मात्रा में उत्पादन किया था। तो ये अभिक्रिया है C6H12O6 ईस्ट की प्रेजेंस में सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन होती है तो सबसे पहले ग्लिसरॉल प्लस एसिटल्डिहाइड प्लस CO2 बनती है। देखिए हम जो C6H12O6 की जो नॉर्मल रिएक्शन जानते हैं उसमें हम देखते हैं कि इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनते हैं, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये डिफरेंट है जिसमें सोडियम सल्फाइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो ग्लिसरॉल प्लस CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो ग्लिसरॉल है इसके प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में हम बात की है। अब इसके आगे एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को और देखते हैं। तो देखिए इसके भौतिक गुण क्या हैं। ग्लिसरॉल क्या है, एक रंगहीन शरबत जैसा गाढ़ा व स्वाद में मीठा द्रव है। इसका क्वथनांक 290 डिग्री है जिस पर यह विघटित हो जाता है। इसी कारण इसका आसवन कम दाब पर करवाते हैं। तो देखिए क्या है ये, इट इज़ ए कलरलेस और एक विस्कस और स्वीट इन टेस्ट। ये एक तरह का लिक्विड है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 290 डिग्री है, लेकिन ये उस पर डिकम्पोज हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको जब हम डिस्टिलेट करते हैं उसको कम टेम्परेचर पे लो प्रेशर पे डिस्टिलेशन उसका करते हैं जिससे कि वो हम उसको प्राप्त कर सकें। इसी तरह से ये आर्द्रता ग्राही यानी हाइग्रोस्कोपिक होता है, जल का जो है वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, तथा जल और अल्कोहल में घुलनशील है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल और ईथर, क्लोरोफॉर्म आदि में अविल है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। इसमें इसके एक अणु में 2 प्राथमिक तथा 1 द्वितीयक अल्कोहली समूह है। देखिए ये बड़ा स्पेशल है जिसमें कि एक मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं और 1 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। अणुओं में 3 OH समूह होने के कारण इसमें पर्याप्त संख्या में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनते हैं। तो इसमें जो
3 OH ग्रुप हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ में OH ग्रुप लिंक करके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से इस विस्कस जो है लिक्विड को बनाते हैं। एक तो इसकी ये प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ना, तो वो इसके कारण इसी कारण से है। इसी कारण से ग्लिसरॉल उच्च क्वथनांक वाला एक गाढ़ा द्रव है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था, ग्लिसरॉल के दोनों प्राथमिक समूह को हम अल्फा अल्फा डैश और सेकेंडरी द्वितीयक समूह को बीटा कहा जाता है। तो हम जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा डैश से, और सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप को बीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जो ट्राइएड्रिक अल्कोहल है उसकी हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की, उसकी प्रिपरेशन मेथड्स और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात की है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।